बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आफ्ताब आतिश हूँ और दुनिया भर से देखने वाले तमाम मौजूद सामीन और नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे साथ आज के खास मेहमान जनाब जफर इकबाल खान मनहाज साहब हैं। रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से कैंडिडेट हैं जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के लिए। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे मौका फराहम कर रहे हैं अपने सामीन के साथ और नाजरीन के साथ बात करने का। सर, जिस तरह मैं कोई भी कैंडिडेट है जो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, चूंकि मैं पुंछ राजौरी से हूँ, मैं पीर पंजाल रीजन से बिलोंग करता हूँ, मेरा सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल यही रहता है कि आपका एक्शन प्लान पीर पंजाल रीजन के लिए अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या रहने वाला है? इंशाल्लाह मैं जीत कर जब आऊँगा तो एक्शन प्लान के 3-4 पॉइंट में मुख्तसरन बताऊँ। पहला तो ये होगा कि पीर पंजाल कॉन्स्टिट्यूंसी को एक हिल कौंसिल का दर्जा दिया जाए, लेह और करगिल के पैटर्न पर, क्योंकि इनके मसाइल उनसे ज़्यादा हैं, इनकी सफरिंग उनसे ज़्यादा है, इन्होंने उनसे ज़्यादा मार खाई है और ये भी उसी तरह लोकेशनल डिसएडवांटेज पोजीशन में है जिस तरह वो हैं। तो इनका पहला हक बनता है कि इनको एक अलग हिल कौंसिल दी जाए। ये मेरा पहला पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर 2, मैं पूरी ध्यानदारी से ये महसूस करता हूँ और इसके लिए मैं स्ट्राइव करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि रजौरी पुंछ को अलग से लोकसभा की सीट अलाट की जाए। उसमें भी जो वजूहात हैं वो यही है कि ये माउंटेनियस बेल्ट है और लोगों की सफरिंग जो हैं ज़्यादा हैं बॉर्डर एरिया होने की वजह से भी। तो यहाँ जो कैंडिडेट हो या जो इनका नुमाइंदा हो इसी इलाके को कैटर कर सकता है, उसके लिए मुमकिन नहीं कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को करे, तो इनको अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। सर, जिस तरह पीर पंजाल को हमेशा से यही कहा जाता है कि ये सियासी यतीम है, क्योंकि वहाँ से कभी उस तरफ से भी बातें आती थी कि टनल के उस पार जो है वो पैकेज दिया जाए और पीर पंजाल के लोगों को जो है अच्छी अच्छी बातें करके जो है वो बहकाया जाए कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। पिछले 70 सालों से 75 सालों से यही होता आ रहा है पीर पंजाल के साथ। सर, अब क्या पीर पंजाल के लोग यही कहें कि आने वाले वक्त में भी हमारे साथ ये महज एक रिटॉरिक है? कश्मीर के लोग हों या जम्मू कश्मीर के लोग हों, वादी के लोग, खास तौर पे इस खित्ते के लोग, ये 1931 में ही यतीम हो गए थे। ठीक है ना? 47 में फिर इनको यतीम किया गया। ऐसी लीडरशिप इनके सर पे सवार हुई जिन्होंने इनको आज़ादी के ख्वाब दिखाए और बड़े बड़ी चीज़ें दिखाई, लेकिन बदले में उन्होंने सिर्फ ये किया कि जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांट दिया। कोई एक टुकड़ा गिलगित बल्तिस्तान हो गया, एक टुकड़ा POK मीरपुर और मुजफ्फराबाद हो गया, एक हिस्सा यहाँ पहुँचा। ये सारी देन जो है ये उस लीडरशिप की है। तो सियासी यतीम तो हम शुरू से रहे हैं। अब ये कहें कि इन सियासी यतीमों पर कौन से लोग सवार हुए, उन्होंने वहाँ भी सवारी की, यहाँ भी सवारी की, वहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ भी बनाया। आप खुशकिस्मत थे कि आप लोगों ने कद्दू और बैंगन बनने का नारा नहीं दिया कभी। यहाँ मैंने कभी इस रीजन में ये बाबस कोश कर, सी कर लो लो, अल कर, वांगन कर, बाब कर लो लो, यानी बाबा जो चाहे वो करे। तो हमें कद्दू भी बनाए, बैंगन भी, आप बच गए उससे, तो हमें तो कद्दू और बैंगन भी बना दिया गया। तो लिहाजा ये बात सही नहीं है। बात वो नहीं है। अगर आप कश्मीर में चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा उजड़ा हुआ शहर अगर कोई मिलेगा वो श्रीनगर है। आप लोग उतने उजड़े हुए नहीं जितना श्रीनगर उजड़ा हुआ है। वो ये है कि आपको टोपोग्राफी ने, अल्लाह ताला ने एक मेहरबानी की है कि अगर पानी कितना भी बह जाए कुछ जगहों पर सैलाब आएगा। हमारे यहाँ 2 दिन बारिश आती है, 10 दिन श्रीनगर डूब जाता है। श्रीनगर इस वक्त गलाजत के ढेर पर बैठा हुआ है। बीमारियां हैं, सिर्फ ये आजकल ये दवाएं जो हैं ये एलोपैथी की, उनसे लोग बचे हुए हैं। कोई ड्रेनेज सिस्टम 70 सालों में कश्मीर में नहीं बना है। गलाजत के ढेर पर पूरा शहर है। तो ये आपके वलर की हालत, जो दुनिया की खूबसूरत झील है, उसमें लाखों की तादाद में ये वीड्स हैं, दरख्त हैं। तो मैंने जब MLC का सवाल पूछा था कि इसको कैसे हटाएंगे, तो जो उन्होंने मुझे खाका दिया, तो जब मैंने हिसाब किया तो लगा कि 125 साल लगेंगे। इसलिए आप ये कहें कि वहाँ कोई क़यामत आ गई तो यहाँ रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ भी इस्तेसाल हुआ
यहाँ भी इस्तेसाल हुआ, जम्मू में भी इस्तेसाल हुआ। लीडरशिप ही ऐसी थी कि जिन्होंने अपने घर बनाए, अपने बच्चों को पाला, उनको पढ़ाया, उनको आला तालीम दी, गरीब जहाँ था वहाँ रहा। सर पिछले 3-4 दिनों से आप पीर पंजाल के दौरे पे और राजौरी में भी आपने फंक्शंस किए, आज पुंछ में थे, आपकी किस तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस आप पीर पंजाल के अवाम की तरफ से देखते हैं? मेरे ख्याल में इसका फैसला आप मीडिया वाले ज़्यादा कर सकते हैं। हम तो पहले खामोश एक मुहिम चला रहे थे, तो हमने अपने जो दोस्त हैं, वेल विशर हैं, या जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो वो अपना काम कर रहे थे डोर टू डोर कैंपेन की शक्ल में भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनी भी जान पहचान रही है, क्योंकि पहाड़ी कल्चर के साथ, पहाड़ी सकाफत के साथ वाबस्तगी की वजह से, कल्चरल एकेडमी के साथ वाबस्तगी की वजह से मेरा इस खित्ते में आना जाना 40 साल से लगा हुआ है। एक तबका वो भी है, फिर मेरी रिश्ते भी हैं, बरादरी भी हैं बहुत सारी। तो इस सारे को लेकर मैं जो रिस्पांस है वो ठीक है, लेकिन ये है कि हमने शुरू में थोड़ा सा वहाँ काम किया, तो कुछ लोगों ने आकर यहाँ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने की कोशिश की, उसमें यहाँ भी कुछ लोगों ने उसमें वो जलती पे तेल डालने की कोशिश की। लेकिन हमारे पास उनके हर सवाल का, उनके हर चीज़ जो भी वो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब है। तो आप देखेंगे अभी 2 या 3 दिन ही मुझे हुए, अल्लाह ताला के फजल और करम से हम उनको मुझको जवाब भी दे रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस भी आप खुद आपने अपनी आंखों से देख लिया कि आज उसके लोगों ने किस तरह से मुझे रिसीव किया। तो मैं तो आई फील हम्बल्ड। सर जिस तरह आपने देखा कि राजौरी पुंछ अनंतनाग की जो पार्लियामेंट्री सीट थी एक हार्ड सीट माना जा रहा था, इसमें बीजेपी का काफी दबदबा रहा। आखिर में बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था कि वो उतार पाए। अब बीजेपी जो है अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वो बीजेपी जिसने रियासत जम्मू कश्मीर से उसकी रियासत का दर्जा छीना। आर्टिकल 370 इज नॉट अ परमानेंट, वी नो दैट, बट हमसे हमारा रियासत का दर्जा छीना गया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके दौर में सबसे ज्यादा स्कैम हुए, देखिए सर बच्चों का जो है लॉस हुआ, बहुत सारे एग्जामों में स्कैम हुए, वो भारतीय जनता पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है, उस भारतीय जनता पार्टी ने आपको सपोर्ट की है, इसको कैसे मानते हो आप? पहली बात है कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये लॉजिकली इररेलेवेंट। जो सवाल आपको उनको पूछने चाहिए वो मुझ पे, अगर आप उनसे पूछते हैं, नहीं तो आप उनसे पूछते तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर फिलहाल आपको सपोर्ट एक्सटेंड की है सर। पहले मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आपके सवालों का जवाब दे, या जो गुस्सा उनको लेकर आपके मन में है तो वो उन पे आप निकालें, क्योंकि मैंने तो उनको इस चीज़ के लिए कहा नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो सही है या गलत, वो बात की बात है। अब रह गया आपका सिर्फ इतना सा सवाल कि वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, यही बात है ना। तो दुनिया के मेरा सवाल नहीं सर, जनता का सवाल है। दुनिया के किसी कोने में किसी भी शख्स को मुझे दिखाइए, उसे कोई भी शख्स अगर सपोर्ट करे तो क्या वो सपोर्ट को इनकार करेगा? अगर एनसीपी कल मेरा सपोर्ट करती है, पीडीपी भी करती है, तो मैं उसको भी वेलकम करूंगा। के लोगों को लेकर एक अलग रवैया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। मैं जो आपसे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सवाल आप उनसे पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? अब इस रवैये को लेकर बहुत सारी बहसें हैं, मुल्क को लेकर। इससे पहले जो जमातें थी उनका रवैया क्या था, फिर उस पर भी बात करना, आपको उसका भी जवाब मैं पूछूं तो फिर आप उनकी तरफ से कहेंगे ये तो कांग्रेस को पूछो। सवाल ये है कि कितने हजार फिरका वराना फसाद कांग्रेस के वक्त में हुए। कश्मीर में जो भी मुसीबत है, जम्मू कश्मीर जो इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है ना। इलाहा कांग्रेस ने करवाया, वादे कांग्रेस ने किए, बेईमानी कांग्रेस ने की, 53 कांग्रेस ने किया, 75 कांग्रेस ने किया, वजीर आजम की का रुतबा कांग्रेस ने छीना, सदर रियासत कांग्रेस ने छीना। तो 370 को खोखला कांग्रेस ने किया। रह गया मुल्क का हाल। कांग्रेस ने इसका सेकुलरिज्म का मुखौटा तो मुंह पे चढ़ाया। आपको कांग्रेस का चेहरा देखने के लिए मौलाना आज़ाद की किताब इंडिया विन्स फ्रीडम के वो 30 पेज भी पढ़ने चाहिए, जो उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के 30 साल बाद छपे। तो वो आप पढ़ लें। ये कांग्रेस है जिसने मुल्क को तकसीम किया, और वरना आज मुसलमान 60 करोड़ होते और ताकत में होते, लेकिन सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए और मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस ने
ब्रिटिश के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुल्क को तकसीम किया, जिसका सबसे ज्यादा ब्रंट मुसलमान को लेना पड़ा। तो उस लिहाज से वो भी कोई दूध से धुले हुए नहीं। ना ये ज़रूरी है कि अगर मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इससे कहीं भी ये माने नहीं निकलते कि मैं और मेरा कोई अलाई हो, क्या हम 100% किसी बात पर इत्फाक करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। 5 अगस्त हुआ, हमने अपना एतराज़ भी रिकॉर्ड किया, हमने अपने अंदाज के मुताबिक प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन हमने ये भी समझा कि ये हो चुका है। अगर हम रूठे बैठे रहेंगे, कमरे में बैठे रहेंगे, चारों नाचार आपको उन्हीं से बात करनी है जिनके पास सत्ता में जो लोग हैं। आपको जो भी लेना है, जो भी फैसिलिटी लेनी है, जो भी राहत लेनी है, वहाँ से लेनी है। ये जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, हम पहले दिन से इस बात पर नाखुश हैं कि हमारी इतनी बड़ी रियासत को, जो कभी एक मुल्क था, उसको रिड्यूस करके स्टेट तक लाया गया है। हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट के अंदर कमिटमेंट की है, और अब उन्होंने ये भी कहा है जो रिसेंटली कि असेंबली इलेक्शन के फौरन बाद रियासत का जो दर्जा है वो बहाल हो जाएगा। So we know that the Article 370 can't be back, but what's your clear stand on statehood? You know, what you want that statehood early the better. अगर मैं इलेक्ट होकर गया, जहां मैंने एज पार्लियामेंट मेंबर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें आपके सामने रखी, वहीं मेरा पहला मुतालबा यही होगा कि स्टेटहुड बहाल हो। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी ये मुतालबा लेकर चल रही है, और हुकूमत हिंदुस्तान को ये बात कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि 370 तो चलो चला गया, लेकिन जिस तरह मुल्क के अंदर दूसरी रियासतों को कुछ स्पेशल दर्जे हासिल हैं, जैसे 371 है, हिमाचल को है, गोवा को है, मणिपुर को है, तो हमें भी हमारी जो पोजीशन है हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, और जो हमारी कॉम्बिनेशन है, इस सारे को लेकर एक हॉलिस्टिक व्यू लिया जाए, और हमें एक खुसूसी ऐसी पोजीशन दी जाए जिसमें हमारे हुकूक जो हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो, जो हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमारे खदशात हैं, वो भी दूर हैं। सर, पहले आज तक ने सा कि रजौरी पुंछ विच पहाड़ी तक गुजर होना सा, हुण एक बहुत बड़ा आम होया ना है कि पहाड़ियां की किया जो अपना वादा निभाने जरूरत। क्या पहाड़ियां की ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी पर वोट देवन, या जेड़ा बाबा आखसी के बाबे ने आखे अपनी पार्टी की दे, बाबे ने आखे डीपीएपी की दे, या बाबे ने आखे किसी और की दे। क्या पहाड़ियां की ये हक हासिल नहीं कि अपनी मर्जी नाल जिथे उसे दिल आए कि उसे वोट देवन। देखना 3-4 पार्टी वो जिनको आपने एक्सक्लूड करने की बात की, जिस तरह मैं कांग्रेस ने, एनसीपी ने, पीडीपी ने गल करा, या अपनी पार्टी की मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ उस विचों, क्या उन्हें यह हक हासिल नहीं कि अपनी मर्जी विच वो किसी इंडिपेंडेंट की वोट देवन या किसी और की देवन। हर वोटर की ये हक है कि वो छान फटक करके अपने वोट ना हक इस्तेमाल करे, लेकिन एक क्राइटेरिया किसी एक मखसूस कम्युनिटी वास्ते, एक खास एजेंडे ने तहत, और एक खास पस मंजर ने तहत, एक खास कौम वास्ते कोई ठेका नहीं। अगर कोई शख्स मजहब ने नाम पर वोट लेना है, क्या वो दुरुस्त है? क्या अल्लाह दे वली किसी खास कौम ने दे होंगे? तो नहीं, तो ठीक है, उसमें क्या गुनाह है मुतहद होना? क्या अगर बाकी कम्युनिटीज मुतहद होती है, मुतहद होने कोई गुनाह नहीं। वोट डालने का मेरा ये है कि वोट डालना हर शख्स का जाती हक है, लेकिन इसके लिए पहले आप एक क्राइटेरिया फिक्स करें ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70 साल से किस नाम पे वोट लेती रही है, जम्मू में वोट कैसे बढ़ता रहा है, और दूसरी बरादरियां वोट किस पैटर्न पर डालती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 शख्सियात मैदान में आई हैं जिनका मजहब से एक रिश्ता है, ठीक है, क्या वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की कोई जमात है? फिर तो उन्हें उस पर नाम पर वोट नहीं माना चाहिए था ना। अब मैं कुछ बात करूं तो बात लंबी ना हो जाए, टीढ़ी ना हो जाए। वोट डालना इंडिविजुअल का हक है, वोट डालना एक इंडिविजुअल का हक है, लेकिन जब एक कम्युनिटी
इंक्लूसिव पैटर्न पर कोई वादा करती है, वो एक पर्सन का नहीं होता। जब हिंदुस्तान किसी मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एक मुल्क का होता है, वो एक फर्द का। उस वक्त ये नहीं होता कि आपने ये वादा किया था तो आप इस पर करें। तो अगर पहाड़ी फोरम ने, पहाड़ी लीडरशिप ने पहाड़ियों से मैंडेट लेकर कोई कमिटमेंट की कि अगर हमें हमारे साथ कोई खैर करेगा हम उसको जवाब देंगे, अगर वो इस तरह से कोई शख्स उनको ये याद दिलाता है तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। लास्ट में आपका पीर पंजाली अवाम के नाम थारो के पैगाम रहा दैट इट शुड बी इन गोजरी। मारो पैगाम यही है कि हम सब ना मिलजुल के रहना है और हम ना शीश महला में बैठ कर एक दूजा का कोठा पर पत्थर नहीं मारना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती का तौर पर हमने ये भी याद रखना चाहिए है कि जी चीज हम आपा वास्ते पसंद करा वो दूजा वास्ते भी पसंद करनी चाहिए। हम ना जियो और जियो जीने दो के स्पिरिट से काम करना चाहिए। हमारी हमसायगी एक है, हमारा रिश्ता एक है, हमारी सोच एक है। तो हम ना हर सूरत में हम पसंद करें या ना, चारों नाचार हम ना मिलजुल कर रहना है। इस वास्ते हम ना सियासी पिच ना इतना तेज नहीं करना जितना दूरी